बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ मी सुंदस मुस्तकीम, सच सेवरा टीम के हमरा सच टीवी के मन के सच्चे व्यूअर्स के साथ कुछ नए एहसासात, कुछ नए जज्बात लेकर। जी बिल्कुल, एहसासात और जज्बात के ऊपर ही बात होगी आज के प्रोग्राम में। यही है हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू भी। क्या एहसासात और जज्बात एक ही चीज़ हैं या एक तस्वीर के दो मुख्तलिफ रुख हैं, दो मुख्तलिफ इनके अतराफ़ हैं और डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस रखते हैं आपकी डिक्शनरी में भी, या कोई एक ही चीज़ है? किस कैटेगरी में करते हैं आप फॉल और करके बताएंगे आप हमें। कॉल 0518466606 नंबर डायल कीजिएगा। पाकिस्तान के बाहर से कॉल करें तो 0092 का कोड डायल कीजिएगा और कुछ फीलिंग्स और इमोशंस के ऊपर बात होगी, डिफ्रेंसिएशन के हवाले से बात होगी, क्या डिफरेंस है और किस हद तक सिमिलर रह रहे हैं। इसके अलावा जनाब आज इंटरनेशनल लेवल पर वर्ल्ड पोस्ट डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। जी बिल्कुल, डाक और डाकिए की अहमियत को उजागर करने के लिए आज आलमी सतह पर वर्ल्ड पोस्ट डे ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो ख़त व किताबत का सिलसिला, ये दम तोड़ती हुई खूबसूरत रिवायत जो है, इसका रिवाइवल कैसे से मुमकिन है, कैसे इसको ज़िंदगी और दुआम बख्शा जाए और किस तरह से इस चीज़ का रिवाइवल किया जाए जो कि हमारे कल्चर का एक लाजिम वलज़ूम कभी जोश था और अब जो है इस हद तक नहीं है। इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के दौर में आज हम कहाँ देखते हैं डाक और डाकिए को, इस पर भी बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में और बात करेंगे अपने गेस्ट उनकी स्पेशलाइज्ड फील्ड्स के हवाले से। सबसे पहले हमारे साथ तशरीफ़ फरमा डॉक्टर अमान मेमन साहब, और डॉक्टर अमान मेमन साहब चेयरपर्सन है पाकिस्तान स्टडीज़ डिपार्टमेंट के, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक़ है, AIU से। उनके साथ बात करेंगे जनाब ख़त व किताबत के हवाले से भी, इमोशन फीलिंग्स के हवाले से भी और कुछ एजुकेशन के हवाले से भी। उनके साथ तशरीफ़ फरमा डॉक्टर सईदा हबीबा, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। और ना सिर्फ इन दोनों मौज़ूआत पर डॉक्टर सईदा हबीबा से बात करेंगे बल्कि ये भी बात करेंगे उनकी स्पेशलाइज्ड फील्ड्स के हवाले से भी, और आज स्टमक अल्सर, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स के हवाले से बात करेंगे। इसके अलावा हर्ट बर्निंग के हवाले से बात करेंगे। अगर आप या आपके इर्द गिर्द आपके प्यारों में से किसी को ऐसी कोई तकलीफ है सो वो आप डॉक्टर सईदा हबीबा से सच सेवरा के तवज्जुह से बात कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों गेस्ट का हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी ज़िंदगी में एहसासात और जज्बात की कितनी अहमियत है और आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे? मेरा ख़्याल है कि जज्बात और एहसासात जितने भी जानदार हैं, चाहे वो चरिंद हो, परिंद हो, नबातात हो, जिस में ज़िंदगी है उसमें एहसासात हैं और उनका इजहार भी है। छुई हुई एक को आप देखें, जब आप उसको छूते हैं तो वो उसके पत्ते सिमट जाते हैं। तो ये एक एहसास है जब किसी के छुहाव से एक रद्द अमल होता है। और कुछ ऐसे परिंदे हैं जिनको जो गोश्तखोर हैं और उन पे आके कोई इंसेक्ट बैठता है तो वो बंद करके उसको खा जाते हैं। तो ये एक फीलिंग्स हैं और ये एहसास है और उनका इजहार है। तो ये ना सिर्फ इंसानों में है, बाकी जानवरों में है, चरिंद और परिंद में है, लेकिन हमने पौधों में भी ये चीज़। लेकिन इंसान जो है वो इस लिहाज से अशरफुल मखलूक़ात है कि वो अपने न सिर्फ एहसासात और जज्बात को समझने की सलाहियत रखता है, उन पे कंट्रोल करने की सलाहियत रखता है, उनके इजहार पे अपने एक ज़ाब्ता कायम कर लेता है। तो यही बुनियादी वजह है कि अगर ये एहसास और जज्बात और उनका एहसास ज़ाब्ते से निकल जाएं तो फिर दरिंदगी होती है और फिर आपको कहीं तहज़ीब और सकाफ़त नज़र नहीं आती। तो ये एक लिहाज से एक ख़ूबसूरत बात भी है और उसके अलावा उसका एक नेगेटिव पहलू भी है कि आप जब उस पे कंट्रोल करते हैं, अपने आप एहसासात पे कंट्रोल करते हैं, अपने जज्बात को कंट्रोल करते हैं। दूसरा एक और पहलू है, वो है ख़ुदशनासी। ख़ुदशनासी बुनियादी तौर पर अपने आप को समझने की बात है, अपने एहसासात को समझने की बात है। और कहते हैं ना कि अगर आपने अपने आप को समझ लिया, अपने ख्वाहिशों को समझ लिया, अपने एहसासात को समझ लिया, तो फिर आप पूरी दुनिया को समझते हैं, खुदा को समझ सकते हैं। तो इस हवाले से ये बहुत बड़ा और इसका एक रोमानवी पहलू भी है, इसका एक समाजी पहलू भी है, तो नफ्सियाती एक पहलू है। तो ये एक मल्टी डायमेंशनल चीज़ है और मेरा ख़्याल है कि ये ज़िंदगी की सारी खूबसूरती जो हमें नज़र आती है वो असल में एहसासात और जज्बात और उनकी मैनिफेस्टेशन ही है।
बहुत खूबसूरत बात की आपने, और स्पेशली जो आपने छुई के पौधे की मिसाल दी है, मतलब इट्स रियली अप्रिशिएटिंग कि जिस तरह से उसको ज़रा जब पकड़ा जाता है, उसको जब छुआ जाता है तो वो सुखड़ जाता है। और बाज़ औक़ात हम इंसानों के साथ भी ऐसे ही होता है कि जब ज़्यादा हमारी फीलिंग्स को ऐसे साथ के ऊपर मतलब कहते हैं ना टच किया जाता है ना, सेंस कहते हैं ना, कुछ दिल के तार जब छेड़ने वाली कैफियत होती है या अंदर से हमें कुछ जब हिलाती है तो बाज़ औक़ात हम पर कुछ ऐसे ही असरात उसके मुरतब होते हैं। तो डिपेंड करता है कि कितनी मोहब्बत या कितनी सख्ती से जो है एहसासात और जज्बात को छेड़ा जाता है। सो इस बात का ख्याल रखिएगा जब आप किसी के एहसासात और जज्बात की तरफ आपका इशारा हो। वेल जनाब, बढ़ेंगे डॉक्टर हबीबा की जानिब और डॉक्टर हबीबा से भी जानना चाहेंगे ना सिर्फ ये कि बीइंग फीमेल बल्कि एक डॉक्टर होने की हैसियत से भी एहसासात और जज्बात आपकी डिक्शनरी में कितनी अहमियत रखते हैं और आप कैसे डिफ़ाइन करेंगी? बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं, और साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो हम फीलिंग्स को ये कहेंगे कि उसमें थोड़ी सी सेंसेस, फिज़िकल सेंसेस इन्वॉल्व हो जाती हैं। लाइक जैसे कि हम टेम्परेचर को फ़ील करते हैं या टच का भी जिक्र हुआ उसको फ़ील करते हैं। इसी तरह से अगर हम इमोशंस की तरफ जाएं तो वो जो है जैसे प्लेयर और डिसप्लेयर जो है वो साइंटिफिकली हम उसको कहेंगे कि ये हमारे इमोशंस हैं, इसमें कोई इंटेलेक्चुअल होना इन्वॉल्व नहीं है, इंटेलेक्ट इन्वॉल्व नहीं है। और ये कि आई थिंक कि हमारी बीइंग ह्यूमन बीइंग हमें जो रोबोटिक्स जो हैं उनसे हमें जो चीज़ डिफ्रेंशिएट करवाती है वो हमारी फीलिंग्स और इमोशंस ही हैं। वेरी ट्रू। और इसकी जो है जिस तरह के मतलब हर जिंदा चीज़ जो भी है, जानदार चीज़, उसमें जो है वो इसका ना सिर्फ ये कि इसका ये चीज़ उनमें मौजूद है बल्कि वो इस पर रिएक्ट भी करते हैं। जैसे भी साइंटिफिकली ये भी प्रूव है कि वो पौधे जिनको जो है टच किया जाता है या म्यूज़िक सुना जाता है, म्यूज़िक लगाया जाए, तो ऐसे पौधे जो हैं उनकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये भी अभी साइंटिफिकली है, तो ये चीज़ें जो हैं ये भी जो हैं ये जानदार हैं और ये भी इनमें भी ये सेंसेस मौजूद हैं। और अगर हम देखें रिलीजियसली देखें तो जैसे हमारे जो सूफिया कराम हैं तो उनका ये कहना है कि जो है आप किसी की भी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करें, किसी का भी दिल नहीं तोड़ें, क्योंकि जो अल्लाह का ठिकाना है वो इंसानों का दिल है। तो जो फीलिंग्स होती हैं, क्योंकि जैसे लोग हमारे साथ रिएक्ट करते हैं उसका एक रिएक्शन भी होती हैं कि वो हम उसी तरह से हमारा माइंड बनता है उनकी तरफ, हमारा जो है खुशी का इजहार, गम का इजहार, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इससे मिलजुल के बनती हैं। तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें ह्यूमन बीइंग होने के लिहाज से या जानदार होने के लिहाज से जो है वो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस के रखती हैं। और जनाब बहुत अच्छी आपने लेटेस्ट रिसर्च भी हमें बताई कि पौधे भी जो हैं उनको भी अगर अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए तो उनकी भी ग्रोथ अच्छी होती है, तो क्योंकि वो जानदार हैं। और जो चीज़ हमें रोबोट से डिफरेंट करती है जनाब वो हमारी फीलिंग्स और इमोशंस हैं, हमारे एहसासात और जज्बात ही होती हैं जनाब। और जितने ज़्यादा एहसासात अशरफुल मखलूक़ात यानी कि इंसान में होते हैं वो किसी दूसरी मखलूक में इस हद तक ज़्यादा नहीं होते, ना उनका इस्तेमाल ना उनका इजहार। और इजहार एहसासात और जज्बात के इजहार का बेहद खूबसूरत तरीक़ाकार जनाब एक ख़त भी है, ख़त व किताबत भी। जी बिल्कुल। और ये फ़न भी अल्लाह ताला ने इंसान ही को इससे नवाजा है, इस हुनर से नवाजा है कि वो अपने एहसासात और जज्बात के लिए ख़त व किताबत से काम लेता है, उसका इस्तेमाल करता है। और ख़ुतूत के ज़रिए अपने एहसासात के इजहार का तरीका जनाब उसमें हमारी उर्दू शायरी में भी इसको बेहद अहमियत दी गई है। उर्दू शायरी में ख़त व किताबत की अहमियत पर भी रोशनी डालने के लिए आप हमारे साथ बात कर सकते हैं। उन सारे एक्सपर्ट से बात कीजिएगा, नंबर डायल करके 0518466606। पाकिस्तान के बाहर से कॉल करें तो 0092 डायल करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उर्दू अदब में ख़त व किताबत की क्या अहमियत है इस पर भी बात करेंगे। और अब बैठते हैं ख़त व किताबत की अहमियत पर बात करने के लिए डॉक्टर अमान मेमन साहब के जानिब। अमान मेमन साहब, आपसे जानना चाहूँगी कि क्या डिफरेंस आप देखते हैं, चूँकि आप पाकिस्तान स्टडीज़ के चेयरपर्सन है डिपार्टमेंट के, तो आपने तो थ्रू आउट पढ़ा है ये सब कुछ कि पहले कितनी इंपॉर्टेंस थी और अब कितनी अहमियत जो है वो कम होती जा रही है। सो कैसे देखते हैं इस फ़र्क को? मैं समझता हूँ ये जैसे आपने इब्तिदा में बात की कि एहसासात और जज्बात, मेरा ख्याल है ख़त भी एहसासात और जज्बात की एक मैनिफेस्टेशन है, उसको आधी मुलाकात कहा गया है। हाँ बिल्कुल सही फरमाया आपने कि उसको आधी मुलाकात कहते हैं। अब ये है कि वो एक तो उसका एक रोमानवी पहलू है और उसका समाजी पहलू है। मतलब ये कि जब मेरे एक दोस्त हैं वो कहते हैं कि जी मैं यूके में था तो 1 महीना मुझे अपनी बीवी को ख़त भेजने और उसका जवाब आने में लगता था। तो वो 1 महीने में वो ख़त के इंतज़ार की जो लज्जत थी वो कह रहे हैं कि मैं अभी तक उसको नहीं भूला। तो ये एक रोमानवी पहलू है और ख़त अपने जज्बात का इज़हार है। और ये है कि इन एब्सेंशिया आप एक बार आधी मुलाकात जैसे आपने कहा,
सामने बैठ के तो फिर भी इंसान की मौजूदगी का एहसास होते हुए बंदा कुछ शर्माता है, कुछ लजाता है। लेकिन ख़त एहसन शाह में जब आप लिखते हैं तो ये सारी खराफात नहीं होती। फिर आप जो मुखातिब है ख़त के खुलकर ज़रिए से इज़हार उसे करते खुलकर हैं। इजहार करते Exactly. हैं, और वो सारी चीज़ें जो कभी रुकावट बनती हैं वो नहीं बनती। तो एक रोमानवी अंदाज से अगर चीज़ों को देखें तो ये एक पहलू है ख़त का। और ख़त जो है ना, इंसान, मैं कहता हूँ कि इंसान बुनियादी तौर पर वो जानवर है जो भरपूर तरीके से अपने राय का इजहार करता है, चाहे किसी भी सूरत में करे। किसी भी। और ये आपको जानवरों में भी नज़र आएगी चीज़। जानवरों में, परिंदों में, अगर मोर नाचता है तो वो भी अपने जज्बात का, जो एहसासात का, उसका इजहार करता है, और अपने जो मद्दे मुकाबिल है उसके अपोजिट सेक्स, उसको अपील करने के लिए। तो ये सब जानवरों में आपको नज़र आएगी। और मुख्तलिफ लेकिन हरकतें इंसान के करते इजहार हुए का तरीका जो है वो थोड़ा सा पढ़ा लिखा हम पढ़ा कहेंगे। लिखा होता है। और वो जैसे आपने ख़त का कहा कि ख़त भी उसी तरह का एक इज़हार, उसकी एक सोशल इम्प्लीकेशन भी है उसकी। जैसे आपने इब्तिदा में कहा कि तहरीक पाकिस्तान में खतूत की अहमियत, अल्लामा इकबाल के खतूत कायद आज़म को जो लिखे गए उनकी तारीख़ी अहमियत है। और वो पूरी तहरीक पाकिस्तान का एक अहाता किए हुए, और हमें महसूस होता है कि किस तरह से इन्फ्लुएंस होता है अल्लामा इकबाल के आइडियाज़ का कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पे। गालिब के खतूत हैं, गालिब के खतूत, गालिब ने जिस तरह के खतूत लिखे वो एक इनोवेशन था, एक जदीद अंदाज था ख़त लिखने का, उसकी मिसाल अभी तक नहीं मिलती। और गालिब के खतूत जो है ना, वो 1857 की जंग आज़ादी और उस वक्त का हिंदुस्तान या दिल्ली की ताराजी बर्बादी, वो उसका एक मुंह बोलता सबूत है। तो वो एक तारीख गुफ्तगू का सिलसिला बहुत मतलब बेहतरीन जानिब जो है वो चल पड़ा है। इस पर मज़ीद रोशनी डालेंगे, लेकिन देखते हैं कि हमारे साथ आज के प्रोग्राम में फ़र्स्ट कॉलर कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, मिसेस सूफी मोहम्मद इसाक शाह रावलपिंडी से। जी मिसेस सूफी साहिबा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल बेटा, अपने पाक रब का शुक्र है। आपके मौजूद मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। और बेटा, सबसे पहले तो टॉपिक से हट के ये कहेंगे कि आपका जो सच चैनल है, इसको हमने अब कुछ ज्यादा रूटीन से देखना शुरू किया है, और इस सिंपल से चैनल ने एक अपनी जगह बना ली है। और सिर्फ आपका मॉर्निंग शो ही नहीं, बल्कि अगर आप देखें तो आपकी जो बाकी प्रेजेंटेशंस भी हैं, और उम्मीद करते हैं कि ये चैनल बहुत जल्दी अपना मकाम और इनफरादियत जो है दूसरे चैनल्स में मनवा लेगा। कहते हैं ना, आप अपनी रविश कायम रखें, जारी रखें, और दूसरों को फॉलो ना करें। तो जो ट्रेड्स आप लोग सेट कर रहे हैं, एब्सोल्युटली दे आर वेरी गुड एंड वेरी कमेंडेबल। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। लेकिन आप हमारे मौजूद के ऊपर भी कुछ कहिएगा। जी बेटा, और जो आपका मौजू है, जो डॉक्टर साहब गुफ्तगू भी फरमा रहे हैं, वो बजाते खुद बहुत ही उम्दा और कंप्लीट है। तो एक छोटा सा डॉक्टर इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का शेयर करूंगी कि कल्ब में सोज नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगामे मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं। बेटा, ये एहसासात और ये जज्बात और ये इजहार, इनका ताल्लुक कल्ब से होता है, और एक अकल की, शऊर की दुनिया होती है, कल्ब की दुनिया होती है। और डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि अपने आप को पहले आप पहचाने और खुद जाने, और उसको फिर ये है कि जैसे हमारा ताल्लुक तो बेटा सिलसिला कादरिया चिश्तिया से, तो जब भी कॉल करेंगे कोशिश करेंगे कि इस एस्पेक्ट से आपको, या इस पर्सपेक्टिव से आपसे बात करें कि ये जो कल्ब की दुनिया है, इसकी सफाई बहुत जरूरी है, क्योंकि यही सच्चाई है, यही सच बोलता है। मिसाल देती हूँ आपको, आप जैसे जानवरों की बात कर रहे हैं, तो आप देखें कि वफादारी अगर आपको देखनी है तो फिर आपको कुत्ते से बढ़कर किसी में ये अदा नजर नहीं आएगी। कहते हैं ना, बाबा बुल्ले शाह साहब ने भी फरमाया था कि बाजी ले गए कुत्ते तै को लो उत्ते, दर मालिक दा मूल ना छड़ दे, भावे पोवन सो जुत्ते, कुत्ते तै को लो उत्ते, रोड़ी सुक्की शुक्की खा के जा रोड़ी उत्ते सुते, कुत्ते तै को लो उत्ते। तो ये चीज आपको समझनी चाहिए कि वो जज्बात का इजहार आपको इंसान बनाता है, और जज्बात के इजहार में सच्चाई हो और इंसानियत की फलाह हो,
जो रहमतुल्लिल आलमीन का असल पैगाम है। जी। जो पहले शेर अर्ज किया था ना, कल्ब में सोज नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम है मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं। ये चीज अगर प्रोमोट हो जाए, इस चीज पर अगर हम वापस आ जाएं, तो देखो इस एहसास का ताल्लुक खौफ खुदा से भी है, खौफ खुदा रब से मोहब्बत से भी है। और जब आप अपने रब का खौफ रखते हैं कि आपका रब आपको देख रहा है, जब आप इस चीज का एहसास रखते हैं कि आपको अपने रब से मोहब्बत है, तो आपको उसकी मखलूक से मोहब्बत होती है। फिर जब आप बाहर निकलते हैं बेटा, तो आपको किसी की बच्ची नजर आए तो आपको अपनी बच्ची याद आ जाती है, किसी का बच्चा देखें आपको अपना बच्चा याद आ जाए। ये तमाम चीजें एहसासात के साथ ताल्लुक रखती हैं, जो आपको शऊर की दुनिया से अलग नजर आएंगी, और ये कल्ब की दुनिया से इनका ताल्लुक होता है। इसीलिए कहा जाता है अलिफ अल्लाह चंबेदी बूटी मुर्शद मन में चिलाई हूँ, नफी सबात का पानी देके हर रगे हर जाई हूँ, अंदर बूटी मुशक मचाया जहाँ फुलनते आई हूँ, जीवे मुर्शद बाहू जिसे बूटी लाई। कहने का मतलब ये है कि आइदर यू हैव अ टीचर, मेंटोर या कामिल मुर्शद, जो आपके कल्ब की सफाई करे, आपको इंसानियत की तरफ, फिर मुसलमानियत की तरफ। और आगे कहते हैं ना, मर्द मोमिन वो तो हर दौर में एक आदि होते हैं, या कभी कभार एक से ज्यादा होते हैं, लेकिन फजल सिर्फ एक पर होता है, वो बहुत दूर की बात हो जाती। हमारे माशरे को जिस चीज की जरूरत है बेटा, कि पहले हम इंसानियत पे वापस आए, उसके बाद हम अच्छे मुसलमान बने, और आप देखें कि फिर बात होगी कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। तो ये सारी चीजें एहसासात और जज्बात से जुड़ी हुई हैं, जिसमें सच्चाई, खलूस नियत और फिर इंसानियत की फलाह को आपने सामने रखना है। ये चीज आपको जानवरों से मुमताज करेगी और आपको अच्छा इंसान और अच्छा मुसलमान बनाएगी। बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच जी। दुआ में प्लीज़ याद रखिएगा। इतनी ऐसे तरीके से आपने इतनी अच्छी तरीके से बयान किया हमारे मौजू को, और इतनी डिटेल से, मतलब जिस तरह से वो अपनी फीलिंग्स का इजहार कर रही थी, मैं ये सोच रही थी कि उनका तरीक़ेकार, मतलब उनमें इमोशंस की भी एक्सट्रीम थी और वो फीलिंग्स का इजहार हो रहा था। क्योंकि फीलिंग्स जो होती हैं, उन्होंने हमारा प्रोग्राम सुना, विद इन फ्यू मिनट्स उनको मतलब इनकी फीलिंग्स इतनी स्ट्रॉन्ग है, उन्होंने कॉल की। सो ये फीलिंग्स हैं जो एकदम सडन रिएक्शन पे आपको मजबूर करती हैं। किसी भी चीज़ का सडन रिएक्शन ऑन द स्पॉट, आपकी अच्छी बुरी जो भी सिचुएशन हो, उसको हम फीलिंग्स का नाम देते हैं। अगर वो लॉन्ग लास्टिंग रह जाती हैं, तो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम इमोशंस में तब्दील हो जाती हैं। इस पर मजीद बात करेंगे सच सवेरा के प्रोग्राम में। वक्त हो जाता है ब्रेक का। ब्रेक के बाद रीजॉइन करते हैं आपको। स्टे विद अस। खुशामदीद नाज़रीन, एक बार फिर से आपको वेलकम कहते हैं सच सवेरा के प्रोग्राम में। मैं हूं सुंदस मुस्तकीम, सच सवेरा टीम के हमरा। जनाब, आज के इस प्रोग्राम में 9 अक्टूबर का दिन है और आज जनाब पूरी दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पर वर्ल्ड पोस्ट डे ऑब्जर्व किया जा रहा है। उस हवाले से बात करें जो बिल्कुल डाक की अहमियत को उजागर करने के लिए आलमी सतह पर इस दिन को मनाने का इनेकाद किया गया। और बेसिकली इसका आगाज़ 1969 में टोक्यो जापान में हुआ था। 9 अक्टूबर वॉज फर्स्ट डिक्लेयर्ड वर्ल्ड पोस्ट डे एट 1969 UPU कांग्रेस इन टोक्यो जापान, और तब से अब तक जो है ये दिन मनाया जाता है। ख़ासतौर पर जनाब चाइना इस हवाले से काफ़ी मशहूर रहा। इनिशियल ईयर्स में चाइना में चीन में जो ख़त क़िताबत का सिलसिला जो था अपने अरूज पर रहा। इस हवाले से चाइना जो था वो अपना नाम बना गया, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट कंट्रीज़ के जिसने जो है इस काम का सिलसिला का आगाज़ किया था। और आज जनाब 44th ऑफिशियल डे जो है वो इसका पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। उस हवाले से बात करेंगे जनाब आपके साथ भी। आपके नज़दीक ख़त किताबत की आपकी ज़िंदगी में कितनी अहमियत है? जिस तरह मैं कुछ साल पहले तक जो है बहुत शौक़ से मतलब अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को जो है मैं पर्सनली जो है ख़त किताबत जो है वो बहुत ज़्यादा रखती थी। फिर दौर जो मैसेजेस और फ़ोन कॉल्स का आ गया तो वो चीज़ थोड़ी कम हो गई। सो मैं बहुत मिस करती हूँ। अगर आप भी मिस करते हैं ख़तूत को और उनकी अहमियत को, और जिस तरह के बहुत खूबसूरत फ्रेज़ अमान साहब ने यूज़ किया कि इंतज़ार की लज़्ज़त वाली जो बात है कि जब अब तो खैर कार्ड्स का दौर भी जो है वो कम होता जा रहा है। और जनाब कार्ड्स हों या लेटर्स हों, बात दरअसल सिर्फ अल्फाज की है। सो अल्फाज की अहमियत से किसी भी सूरत जो है वो इनकार मुमकिन नहीं। मैसेज पर तो आप एक मतलब शॉर्ट एंड राइटिंग में जो है कितना कोई खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल करो, कितने नहीं होते हैं। लेकिन जब आप किसी को ख़त लिखने बैठते हो तो जो अल्फाज की आमद उस वक्त होती है और जो एहसासात और जज्बात अपने
पीक पर उस वक्त होते हैं। और जब फिर आप लेटर्स लिखते हो या इवन कार्ड्स लिखते हो, तो जब किसी को अल्फाज का तोहफ़ा मिलता है एक कागज़ के पर्चे के ऊपर, तो बहुत खुशी होती है जनाब। तो इस खुशी का रिवाइवल कैसे मुमकिन बनाया जाए, ख़त व किताबत की अहमियत को दोबारा ज़िंदगी और दाम कैसे बख्शा जाए, आपके नज़दीक क्या आपकी पास रिकमेंडेशन सजेशन हैं? डू शेयर विद अस। 051846606 नंबर डायल कीजिएगा और हमारे आज के प्रोग्राम के मौजू पर भी बात कर सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन फीलिंग्स एंड इमोशंस, आपके नज़दीक फीलिंग्स क्या हैं और आपके नज़दीक इमोशंस क्या हैं? ना सिर्फ डिफ्रेंसिएशन बताइएगा, डिफरेंस बताइएगा, बल्कि आप के नज़दीक क्या डेफिनेशन है ये बताइएगा। हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए गेस्ट, हमारे फर्स्ट गेस्ट हैं डॉक्टर अमान मेमन साहब। और अमान मेमन साहब जो हैं चेयरमैन हैं पाकिस्तान स्टडीज़ डिपार्टमेंट के अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक़ है, और AIOU चेयरमैन हैं, और इस हवाले से बात हो रही है डाक वर्ल्ड पोस्टर के हवाले से भी, और कुछ बात करेंगे एजुकेशन की अहमियत के हवाले से भी। इनसे उनके साथ तशरीफ़ फरमाए डॉक्टर सैयदा हबीबा, और डॉक्टर सैयदा हबीबा न्यूट्रिशनिस्ट हैं, और आज जनाब इन दोनों मौज़ूआत के अलावा उनसे बात होगी कुछ स्टमक अल्सर के हवाले से और कुछ उनकी स्पेशलिटीज़ के हवाले से भी। बढ़ते हैं डॉक्टर अमान मेमन साहब के जानिब, और इनसे जनाब डाक की अहमियत के हवाले से बात हो रही थी कि कितना फ़र्क अब तब से अब तक था, पहले कितनी पीक पर थी चीज़ और अब कितनी कम हो गई है। ज़ाहिर है वो जो ख़त व किताबत का जो पुराना तरीक़ा था, मतलब आपको पहले तो ये कबूतरों के ज़रिए से पैगाम रसानी होती थी, रॉयल इरा की बात करें तो हाँ, तो उसके बाद फिर ये मॉडर्न दौर आया, तो ख़त एक जदीद चीज़ थी अपने दौर की। जब आपका कम्युनिकेशन का पहले का निज़ाम था कि घोड़ों पे आप कोसों चले जाते थे पैगाम एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए। और उससे भी पहले थोड़ा सा पीछे जाएं तो ड्रम बजा कर कम्युनिकेशन का आगाज़ हुआ था। मतलब ये कि मुख्तलिफ इतलात पहुंचाने के तरीके, मतलब आप सिंधी और बलोच कल्चर को अगर आप देखें तो वहाँ पे कचहरी का एक कॉन्सेप्ट है, हाल अहवाल का एक कॉन्सेप्ट है, जिरगे का कॉन्सेप्ट है। तो हाल अहवाल का जो इंस्टीट्यूशन है सिंधी, ख़ासतौर पर बलोच और सराइकी, ये जो बेल्ट है ना, वो हाल अहवाल का बुनियादी कॉन्सेप्ट ये था कि एक बंदा अगर एक गांव से निकल के दूसरे गांव जाता था तो वहाँ पे वो पूरी जो पहली मुलाकात होती थी और अब उस दरमियान में जो वारदात होती है उनके अपने गांव में, उनके इर्द गिर्द, उनके अजीज़ अकारब में, वो सारा हाल अहवाल वहाँ पे होता था। फिर वो 10 लोग जो बैठे होते थे वो आगे चीज़ को, तो ये एक सिस्टम था ख़बर पहुंचाने का, जज्बात पहुंचाने का, एहसासात को कन्वे करने का, ये एक तरीका था। फिर वो जो है कि वो घोड़ों पे जाते थे, फिर कबूतर का इस्तेमाल, ये इसके भी तारीख़ हक़ाइक़ हैं ये हमारे साथ। ये जदीद था ख़त, जो एक जदीद तरीक़ा था जो मुतारिफ़ हुआ। अब ये है कि वो एक पुरानी चीज़ हो गई, फरसुदा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत ही पुरानी चीज़ हो गई। उसकी जगह पे टेक्नोलॉजी की वजह से आपके ईमेल ने, और तो ईमेल और टेलीफोन, सेल फ़ोन ने, जो वो मैंने जैसे गुजारिश की कि टाइम और ज़मान और मकाम का जो कैदोबंद है उसको तोड़ दिया। टाइम और स्पेस मीनिंगलेस बन गए। अब आप, और ये कितना बड़ा लम्हा फिक्रिया है, जब टाइम एंड स्पेस ही मीनिंगलेस हो जाए तो फिर तो कुछ भी नहीं बचता पीछे। तो वो तेज़ी आ गई, चीज़ों में तेज़ी आ गई है सॉरी, जज्बात के इजहार में तेज़ी आ गई है। वो जो इंतज़ार की लज्जत वो ख़त्म हो गया, वो दम तोड़ गई वो चीज़। अब मैं अपने किसी अजीज़ के साथ इसी वक्त अमेरिका में बैठ के स्काइप पे बैठ के बात कर सकता हूँ, और अब ये मेरे लिए वो जो वहाँ पे वारदात हो रही है मैं लाइव देखता हूँ। तो इसका मकसद ये है कि वो स्पेस जो है ना, वो मकान का जो तसव्वुर है, फासले का जो तसव्वुर, वो मानी अपनी ख़त्म कर चुका है। और वो रिश्ते और चीज़ें जो अपनी अहमियत भी कम होती जा रही है। और जो मतलब वो तेज़ी की वजह से जिस तरह से आप, जब हर कोई आपको एक फ़ोन कॉल पे अवेलेबल होगा, तो ना उसका इंतज़ार रहेगा और ना वो मतलब शिद्दत रहेगी एहसासात में और जज्बात में। तो लेकिन ये भी एक हकीकत है, जैसे ख़त किसी वक्त में अपनी जदीद मायने लेके आ गया, तो अब ये इंसान बसात खुद एक ऐसी चीज़ है कि वो चीज़ों को नई मायने देता रहता है। और मुझे यकीन है कि आगे जाके इसमें भी वही जज्बात और एहसासात शामिल होंगे जब ये किसी मंजिल पे पहुंचेगा मामला। तो ये दुनिया छोटी सी जगह बन गई है,
एक ग्लोबल विलेज का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें आप बैठ के पूरी दुनिया को एक लम्हे में उसी वक्त देख सकते हैं। तो ये तब्दीली है, और कहते हैं ना कि ये मुसलसल तब्दीली के अमल से गुजर रहा है। हमारी सोसाइटी, हमारा पूरे इंस्टीट्यूशंस, ये दुनिया तब्दीली के अमल से गुजर। और जैसे ख़त अपने दौर की एक बहुत बड़ी हकीकत थी, इस तरह से ये इंटरनेट, ये स्काइप, ये वेब मीडिया जो है, ये आज की एक और हकीकत है। हमें दोनों हकीकतों को तस्लीम करना होगा, तभी ये सिस्टम आगे जाए। लेकिन क्या मज़ा आए कि दोनों हकीकतों का अगर हम साथ लेकर बैलेंस वे में चलें, ठीक है ना। अगर हम बैलेंस वे में चलें जनाब, तो क्या ही बात है, बैलेंस ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बात सिर्फ मतलब अगर हम टाइम एंड स्पेस की बात करें, तो कुछ चीज़ों को, कुछ रिश्तों को हम लोगों ने अक्सर टाइम एंड स्पेस की नज़र करके रखा होता है जनाब, कि चलें टाइम एंड स्पेस पर छोड़ते हैं। उन लोगों का क्या करें जिन्होंने अपने कुछ प्यारों को, कुछ रिश्तों को टाइम एंड स्पेस के ऊपर छोड़ा है। जब टाइम एंड स्पेस की अहमियत ही कम होती जा रही है और वो नहीं चाहते कि उन रिश्तों की अहमियत भी कम हो, सो दरअसल तो उनके लिए लम्हा फ़िक्र है जनाब। मैं अपने जैसे ही कुछ लोगों की बात कर रही हूँ, अगर आप भी इस कैटेगरी में शामिल होते हैं तो ज़रा अपने एहसास हो जो इस बात का इजहार हमारे साथ कीजिएगा ना। 0518466606 नंबर डायल करके पाकिस्तान के बाहर से कॉल करें तो 0092 का कोड डायल करना मत भूलिएगा। अब जिस हमने डॉक्टर हबीबा से बात की जनाब, कुछ फीलिंग्स एंड इमोशंस की, अब डॉक्टर हबीबा से बात करते हैं कुछ ख़तों किताबत की अहमियत के ऊपर ही। आपके नज़दीक कितनी इसकी अहमियत थी है और किस हद तक रहेगी? देखिए सुंदर, जैसे ख़तों किताबत जब थी तो उसमें हम देखते हैं कि उसका एक ख़ास एक प्रोसीजर भी होता था, एक मैनर्स होते थे कि इसको स्टार्ट ऐसे करना है, इसका इख्तिताम ऐसे होगा। और ख़ास तौर पर जब हम लिटरेरी लोगों के देखते हैं खतूत, तो उसमें हमें दरमियान में पोइट्री भी नज़र आती है। तो वो एक जो पोइट्री इटसेल्फ है, वो कहीं कोई कोटेशन, कहीं कोई शेर का तड़का, बिल्कुल खूबसूरत, तो वो इतनी ज़्यादा उसकी एक्सप्लेनेशन होती है कि वो 2 लफ्ज़ों में वो बहुत ज़्यादा उसकी एक्सप्लेनेशन होती है, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स का इजहार होता है। तो अब जो जैसे मैसेजेस हैं या ईमेल्स हैं, तो उसमें वो उतनी फीलिंग्स का इजहार या उतने अच्छे तरीके से नहीं हो सकता। बहुत ही शॉर्ट सा मैसेज होता है, बहुत तेज़ी में होता है, और उसमें वो जो एक कह लें कि वो जो आदाब खतूत के थे वो भी उसमें नहीं रखे जाते। और ये भी ऑन दी अदर हैंड अब हकीकत है कि हम लोग इसके इतने आदी हो गए कि अब हम किसी को मैसेज करते हैं और हम फ़ौरन एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें उसका जवाब आए, जबकि ख़त में हमें इंतज़ार करना पड़ता है। तो अब हम लोगों में वो आदत भी ख़त्म होती चली जा रही है, पेशेंस ख़त्म हो गया। अब हम जो वो गुस्से वाली फीलिंग है वो आ जाती है कि ये अच्छा कब का मैसेज किया हुआ, अभी तक इसका जवाब नहीं आया। तो अब हम इस तरह के बनते जा रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी जो है वो भी देखें कि हमारी फीलिंग्स और इमोशंस जो हैं उनको भी उसी तरह से वो चेंज कर रही है। जबकि ख़त जब था तो मेरा ख्याल है लोगों में फिर पेशेंस भी था कि ख़त जो है या अभी कल तो ख़त लिखा है और अगर 24 घंटे मैसेज किए हुए गुजर जाए तो लगता है कि मामला ख़राब हो गया। एक और टेलीग्राम या तार का एक जरिया था, वो भी एक बहुत ही उसके साथ, यानी तार एक हमेशा से वो कहते थे कि बुरी खबर ले आने वाली चीज़ होती थी। अच्छा। तो वो अब ये रिसेंटली मेरा ख्याल है कि इंडिया में आखिरी टेलीग्राम किया गया, उसके बाद उन्होंने वो सिलसिला ख़त्म किया। तो ख़त को सामने रखते हुए ये तार या टेलीग्राम जो है ना, वो एक तेज़ तरीन ज़रिया समझा जाता था, लेकिन वो भी तार का जो या टेलीग्राम का जो तेज़ तरीन अपने वक्त का तेज़ तरीन जो ज़रिया था, वो भी मीनिंगलेस हो गया, बेमानी हो गया। और जबकि हमारी मोबाइल फ़ोन ने और ये जो मीडिया, सोशल मीडिया ने जिस तरह से उसको ओवरटेक किया, तो वो भी तेज़ तरीन जो तरीका था वो भी बेमानी होकर रह गया। तो अब इंडिया ने हमारे यहाँ तो तार का तस्वुर रहा नहीं, और इंडिया ने वो, मुझे अच्छी तरह से याद है, 2-4 दिन पहले उन्होंने आखिरी तार टेलीग्राम किया और वो भी तारीख़ का हिस्सा बन गया। अच्छा, ये अभी हमें लेटेस्ट जो न्यूज़ है ये अमान साहब से मिली है। और जना हमारे यहाँ भी सिलसिला दम तोड़ गया, इनके पाको हिंद में जो है ये चीज़ अब नहीं रही, क्योंकि पहले बहुत जदीद थी। और डॉक्टर हबीबा ने कितना सही तरह इशारा किया कि पेशेंस लेवल जो हमारे अंदर से कम होता जा रहा है। किसी का कुछ घंटों तक भी मैसेज ना आए तो हमें लगता है कि अगर व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप स्टेटस, तो वहाँ पर जो है ना सिर्फ हम डिसऑर्डर होते हैं, पेशेंस कम हो जाती है, बल्कि बाज़ वक़्त कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स भी हैं, उस तरफ भी हमारा दिमाग जब जा पहुँचता है। ऑल्दो काम के मामले में प्रोफेशनल लाइफ में तो ऐसा नहीं होता, बाजू का जल्दी होती है, सो हमसे चलो यार कोई बिजी
होगा शायद इससे रिप्लाई नहीं किया। लेकिन जब खतूत का दौर था तो 2-3 दिन तो कम से कम 2-3 दिन के बाद हम लोग सोचते थे कि अब जवाब का इंतज़ार 2-3 दिन के बाद जो है एक्सपेक्ट करते थे कि ख़त का जवाब आएगा। तो कितना सब्र था, सब्र का कितना पेशेंस लेवल कितना डेवलप था और कितनी चीज़ों में जो स्मूथ चीज़ें थी, स्मूथनेस थी। अब इतनी मतलब ड्रास्टिक अप्स एंड डाउन्स आते हैं कि उसके बाद जो है कि हम लोग अपनी फीलिंग्स और इमोशंस हम इसलिए इतने एग्रेसिव हो गए हैं। और बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपने एग्रेशन को जो है एग्रेशन ही कहते हैं, वरना मोस्टली तो अपने एग्रेशन को लोग स्ट्रेट फॉरवर्डनेस का नाम देकर जो है वो बड़ी ज़िम्मा हो जाते हैं इस चीज़ से। बड़े आराम से इस इल्ज़ाम को अपने कंधों से उतार कर फेंक देते हैं, जनाब हम तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, हम तो ब्लंट हैं। दर हकीकत वो एग्रेसिव होते हैं और अपनी एग्रेशन का इज़हार कर रहे होते हैं। और ये वक्ती एग्रेशन और ये वक्ती पेशेंस लेवल का ख़त्म होना, ये आपकी ऑन द स्पॉट फीलिंग्स होती हैं। सो आपका जो सडन कॉन्शियस लेवल होता है या आपकी अवेयरनेस जो होती है किसी चीज़ के बारे में, वो आपकी फीलिंग्स होती हैं कि हम कितने वेल अवेयर्ड हैं किसी चीज़ से और हमारा रिएक्शन क्या है। जब वही रिएक्शन प्रोलॉन्ग हो जाता है और हम हैबिचुअल हो जाते हैं उस चीज़ के, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, नेगेटिव हो या पॉजिटिव, एक्सट्रीम किसी भी तरह से, वो हमारे इमोशंस बन जाते हैं। फिर हम इमोशंस का इजहार करते हैं। फीलिंग्स का इजहार तो आई थिंक हम लोग फ़ौरन ही कर देते हैं सर, वडियों से। नहीं बिल्कुल, इंसान देखो ना, इंसान फ़ौरन रिएक्ट करता है ना। वो आपकी लेकिन फीलिंग्स होती ये हैं। बुनियादी मसला ये है कि आप अपने इमोशंस पे और आपने अपने जज्बात पे किस हद तक कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे इंसानियत की वो को जो मंजिल आती है ना, कि अगर आप अपने एहसासात पे और अपने गुस्से पे, वो रसूल हमज़ा तौफ दागिस्तान के एक बहुत बड़े लिखारी हैं, उनकी एक बुक थी माय दागिस्तान, उसको मुझे इत्तेफाक हुआ ट्रांसलेट करने का भी। तो उस शख्स ने एक बहुत खूबसूरत बात की थी। उन्होंने कहा था कि जी इंसान को ज़बान, अपनी मदर टंग जो है ना, मादरी ज़बान सीखने में भी 14-15 साल लग जाते हैं, लेकिन उसको पूरी उम्र चाहिए कि वो अपनी ज़बान बंद कैसे रखे। मतलब ये कि आप खराफात बोलते हो, किसी का दिल दुखाते हो, अपनी ज़बान पे कंट्रोल करने के लिए आपको पूरी ज़िंदगी का इल्म चाहिए, तजर्बा चाहिए। कितने गुनाहों से निजात के लिए 2 चीज़ें का होना ज़रूरी है, एक अपने गुनाहों पे बहुत रोया जाए और दूसरा अपनी ज़ुबान को काबू में रखा जाए। एग्जैक्टली। तो वो असल में ये है कि जज्बात, एहसासात ये अपनी जगह पे एक बहुत, और ज़बान हमारी उसका एक ज़रिया है। आप अपनी ज़बान से अपने बाकी जानवरों में अल्लाह ने वो उनको सलाहियत नहीं दी और हमें ये सलाहियत मिली है, लेकिन हम उस सलाहियत का सही इस्तेमाल करें। वो अगर हम किसी का दिल दुखाने के लिए करते हैं, किसी को अजियत देने के लिए करते हैं, किसी को खुश करने के लिए, ये हमारी चॉइस है। और यहाँ से तहज़ीब का दायरे में फिर आप शामिल होते हैं जब आप अपनी ज़बान को, अपने एहसास को, अपने गुस्से को, अपनी फीलिंग्स को कन्वे करते हुए किसी के दिल दुखाने की बात नहीं करते, किसी के एहसासात तो जज्बात का एहतराम करते हैं, तो वहाँ पे आपका दर्जा और आपकी मंजिल बुलंद होती है। एग्जैक्टली जनाब। और इंसान है, इसीलिए इसको अशरफुल मखलूक़ात कहा गया है। ना सिर्फ ये कि वो फीलिंग्स और इमोशंस को बेहतरीन तरीके से उनकी अक्कासी करना जानता है, बहुत ही आइडियलाइज एंड स्टैंडर्ड तरीक़ेकार हैं उसके, ना सिर्फ एक्सप्रेशन के, बल्कि वो कंट्रोल करना चाहता है। इवन जब इंसान बेसिक आईडीज़ को कंट्रोल करता है, कुछ ऐसी बेसिक आईडीज़ जो इंसान में भी हैं और जानवर में भी पाई जाती हैं। सो जानवर जो है वो वेट नहीं करता है, वो अपनी बेसिक आईडी को फ़ौरन से अवेल करने की, हासिल करने की कोशिश करता है। बट व्हेन इट कम्स टू आवर ह्यूमन बीइंग्स, तो क्या करते हैं जनाब, इंसान की अपनी बेसिक आईडीज़ पे भी जब वो कंट्रोल करते हैं तो वो अशरफुल मखलूक़ात होने का सबूत देते हैं कि जो बेसिक आईडी को फॉर द पर्टिकुलर टाइम पीरियड, चाहे वो शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम के लिए भी, जब वो कंट्रोल करता है, सप्रेस करता है, दबाता है और एक अपने समाजी और माशरती कल्चर में कल्चर्ड इंसान होने का सबूत, कल्चर्ड इंसान होने का सबूत देता है, सो सिटीजन होने का सबूत देता है, तो इसका मतलब ये है जनाब कि वो वाकई बाकी मखलूक़ात से मुमताज़ हैसियत हासिल है। क्योंकि आई पर्सनली बिलीव कि बेसिक आईडी को सप्रेस करना बेसिक आईडीज़ को बहुत मुश्किल है, और इंसान तो ये भी करता है। जनाब कुछ बेसिक आईडीज़ जो हैं उनमें एक बेसिक आईडी है जनाब हमारी सेहत और हमारी कुछ जिस्मानी ज़रूरियात, और सेहत के हवाले से बात करने के लिए आज हमने न्यूट्रिशनिस्ट साहिबा को अपनी बुलाया, डॉक्टर सईदा हबीबा को। सो माहिर ग़िज़ाइयत भी हैं, कुछ डाइट प्लान के हवाले से बात होगी, अच्छी से डाइट लेंगे। स्पेशली हम लोग उनसे डाइट के हवाले से बात करेंगे स्टमक पेशेंट्स के लिए, कि वो लोग जिनको स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, स्टमक का कैंसर है, वो क्या कर सकते हैं और कैसे हो जाता है। ये बात करने के लिए आप भी हमें हमारे साथ बराह रास्त
रास्त बात कर सकते हैं हमारे तवस्सुक से डॉक्टर हबीबा से। अगर आप या आपके इर्द गिर्द कोई स्टमक अल्सर का पेशेंट है, खुदा न खास्ता ऐसी कोई मैदे की तकलीफ है, सो नंबर डायल कीजिएगा 0518466606 इस पर बात कर सकते हैं। पाकिस्तान के बाहर से कॉल करें तो 0092 का कोड डायल कीजिएगा। बैठते हैं डॉक्टर हबीबा की जानिब। डॉक्टर हबीबा, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि स्टमक अल्सर ये होता कैसे है, वजूहात ऐसा क्या कि जो हैं? हमारी जो स्टमक है इसमें एसिड जो है ये प्रोड्यूस होता है फूड जो है जब भी हम खाते हैं खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, और इसको स्टमक को प्रोटेक्ट करने के लिए एक म्यूकोजल लाइनिंग होती है जो कि एसिड जो है वो स्टमक लाइनिंग को यानी स्टमक को इटसेल्फ जो है वो हार्म नहीं देता। बट अल्सर में क्या होता है कि ये जो म्यूकोजल लाइनिंग है इसमें थोड़ी सा कह लें कि रप्चर हो जाता है, इरोजन्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो है वो अब जो एसिड है वो स्टमक को जो है कह लें कि उसको उस तक पहुंचना शुरू हो जाता है और फिर ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है ऐसे पेशेंट्स के लिए। यूजुअली इसका जो साइज़ है 0.5 सेंटीमीटर जो है या इससे ज़्यादा होता है, और इसकी लोकेशन जो है वो स्टमक में कहीं पे भी हो सकती है। और ज़्यादा इसकी जो मेन रीज़न है इसके काज जो है वो उसमें बैक्टीरिया है जिसकी वजह से ये होता है। बट ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, टोबैको का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस का इस्तेमाल करते हैं, तो उनमें भी ये प्रॉब्लम्स जो है वो देखा जाता है। यानी कि ओवर स्पाइसी चीज़ें जो हैं या टोबैको का ज़्यादा इस्तेमाल जो आपकी म्यूकस लाइनिंग को जो है वो डिस्टर्ब कर देता है। सो जनाब, सबको पता है ये सारी बातें, लेकिन बात सिर्फ ये है कि अमल नहीं कर पाते हैं। तंबाकू नोशी सेहत के लिए किस कदर नुकसानदेह है ये भी सबको मालूम है, मगर क्या करें कि इस कान से सुन के उस कान से निकाल देते हैं। जनाब खुदारा इस बीच के पोर्शन में भी उसको थोड़ी देर बात को ठहराइएगा ताकि कुछ दिल तक आपके पहुँचे बात हो। और तंबाकू नोशी और ओवर स्पाइसी खानों से परहेज़ कीजिएगा। स्पेशली ये भी जितनी भी चीज़ें इस जुमरे में आती हैं जिसको हम लोग तंबाकू साइड पर अगर बात करें, सो वो ऑफ कोर्स आपके लिए बहुत नुकसान देते हैं। और जो लोग मुस्तकिल बुनियाद पर जो है बहुत स्पाइसेस खाते हैं, ज़्यादा मिर्च मसालों का इस्तेमाल करते हैं, ना सिर्फ जैसे 2-3 दिन पहले प्रोग्राम में बात करी थी, उनकी तबीयत में एक चिड़चिड़ापन और गुस्सीली तबीयत के मालिक होते हैं, क्योंकि डाइट डायरेक्टली बिलोंग करती है आपकी साइकोलॉजी पे जो है कि कितना आप रिलेट करेंगे उसको। तो ज़्यादा मिर्च मसाले, ज़्यादा गोश्त और हजरात जो होते हैं, ज़्यादा रेड मीट का इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा स्पाइसेस का इस्तेमाल करते हैं और गरम गरम खाना फ़ौरन खाना पसंद करते हैं, तो वो थोड़े से जो हैं वो गुस्सीले चिड़चिड़े तबीयत के मालिक होते हैं। उनको जल्दी गुस्सा आता है और उनका व्हेन इट कम्स टू फीलिंग्स उनका रिएक्शन होता है बहुत सडन होता है और एट टाइम्स मोस्ट ऑफ द टाइम एग्रेसिव भी होता है। मतलब किसी भी चीज़ के बारे में वो पहले नेगेटिव सोचते हैं फिर पॉजिटिव की तरफ जाते हैं। सो पहले नेगेटिव सोचना फिर पॉजिटिव सोचना, एकदम से हाइपर हो जाना, एकदम से हार्ड रिएक्शंस का इस्तेमाल करना, और वो भी बारहा, ये नहीं कि कभी कभी। तो ऐसे लोग जो होते हैं, काइंडली अगर आप स्मोकिंग करते हैं या अगर आप ज़्यादा स्पाइसेस इस्तेमाल करते हैं तो कुछ खुद पे रहम कीजिए और ज़रा एहतियात बरतिए। इस हवाले से अगर आप कुछ कहना चाहें तो 0518466606 नंबर डायल कीजिएगा। फीलिंग्स एंड इमोशंस पे बात करना चाहें, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में आगाही हासिल करना चाहें, या फिर वर्ल्ड पोस्ट डे के हवाले से बात करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। देखते हैं लाइन पर नेक्स्ट कॉलर कौन है, क्या कहना चाहेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं फरहाद दुबई से बात कर रहा हूँ। मुझे कुछ सवाल करने हैं डॉक्टर साहिबा से। जी प्लीज़ कीजिएगा। डॉक्टर साहिबा, एक्चुअली मुझे स्टोमिक प्रॉब्लम कुछ इस तरह का है कि बहुत पुराना ये मैं इसका मरीज़ हूँ। एक्चुअली मुझे स्टोमिक गैस का प्रॉब्लम होता है और मुझे कभी भी अगर टेंशन हो जाती है तो टेंशन से फिर मेरे स्टोमिक पे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, वहाँ से फिर मुझे माइग्रेन शुरू हो जाता है। मैं माइग्रेन का भी मरीज हूँ और वो भी स्टोमिक की वजह से है। कभी अगर कुछ गैस वाली चीज़ें खा लेता हूँ या कुछ ज़्यादा स्पाइसी खा लेता हूँ तो उससे भी मेरे स्टोमिक को बहुत प्रॉब्लम होता है और स्टोमिक का गैस फिर ऊपर चढ़ के मुझे सर दर्द शुरू हो जाता है। ओह गॉड। तो इस हवाले से मैं काफ़ी यानी तकरीबन ये 10-15 साल का मैं इसका मरीज हूँ। चलिए अभी आपको पूछ के बताते हैं। माय डियर, आपको प्रॉब्लम है इतनी तो स्पाइसेस ना ज़्यादा खाया करें ना। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। डॉक्टर भी से बस स्टमक और माइग्रेन क्या कितना रिलेट करते हैं आपस में? अच्छा, माइग्रेन जो है उसकी डिफरेंट रीजंस होती हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रेस लेना, जैसे आई थिंक इनको उसमें से एक रीज़न ये भी है कि स्ट्रेस जो है, अब जब ये इनको गैस का प्रॉब्लम होता है तो उसे ये स्ट्रेस लेते हैं, दैट्स वाई फिर इनको माइग्रेन होता है। और समटाइम्स ये भी होता है कि जो दर्द है, सर दर्द, वो इटसेल्फ कोई बीमारी नहीं है, डिफरेंट किसी और रीज़न की वजह से सर दर्द हो रहा होता है। अब जैसे कि इनको जो गैस का प्रॉब्लम है, एक तो ये कि जैसे उन्होंने खुद मेंशन किया कि मैं स्पाइसी चीज़ें खा लेता हूँ और ऐसी चीज़ें खा लेता हूँ तो उससे मुझे जो है वो ये प्रॉब्लम होता है। इनको नोट करना चाहिए, जिन चीज़ों से इनको प्रॉब्लम होता है उनको अवॉइड करें।
मेन ये है कि जैसे ड्रिंक्स वगैरह होती हैं जिनमें कि गैस होती है, मिल्क शेक्स वगैरह होते हैं, इनमें भी जब हम मिल्क शेक बनाते हैं, कोई भी शेक बनाते हैं तो उसमें एयर चली जाती है। ऐसी चीज़ें जिनमें हवा होती है, फूड ऐसे आइटम्स हैं जैसे मैंने ड्रिंक्स का जिक्र किया, फिज़ी ड्रिंक्स भी शामिल हैं, इनको अवॉइड करें। इसी तरह से समटाइम्स हमारे खाने का पैटर्न ऐसा होता है, जब हम खाना खाते हैं तो नेचुरली हम हवा को जो है स्वालो करते हैं, लेकिन यह है कि खाना खाते हुए कुछ लोग ज़्यादा इसको स्वालो कर लेते हैं, तो खाना भी जो है मुंह ज़रा उसको बंद करके चबा के खाना चाहिए। अभी भी खाने को खूब चबा चबा कर खाना चाहिए, और जनाब हर बात सुनने से अगर उस पहले से देखें तो बेहद मुफीद है। फरहत, होप यू गॉट द आंसर। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जनाब बढ़ते हैं डॉक्टर मान मेमन साहब की जानिब, क्योंकि हमें ब्रेक की जानिब जाना है और हमारा आपका साथ बस ये जाने से पहले ख़तों किताबत की अहमियत, फीलिंग्स और इमोशंस के हवाले से कुछ कहना चाहें, और लास्ट फ्यू वर्ड्स के तौर पर हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे सर? बस मैं जैसे मैंने पहले गुजारिश की कि एहसासात और जज्बात तो इंसान और बाकी जानदारों के साथ भी वाबस्ता हैं, और हमें उनके इजहार करते वक्त मोहतात रहना चाहिए, दूसरों के एहसासात और जज्बात का ख्याल रखना चाहिए, किसी को तकलीफ़ पहुंचाने से गुरेज करना चाहिए। तो एहसासात और जज्बात का होना तो एक आपके फितरी अमल है, लेकिन जहाँ हम अपने आप को कंट्रोल करेंगे उनके इजहार के, तो वहाँ पे हम अपने आप को भी बेहतर रखेंगे, अपनी सोसाइटी को भी बेहतर बना सकेंगे। एग्जैक्टली। और जनाब एजुकेशन के हवाले से अगर आप कुछ रिलेट करें लेटर्स की, इसकी अहमियत को, ख़तों किताबत की। हाँ, ख़तों किताबत का एक मैंने जैसे आपसे गुजारिश की कि गालिब के जैसे खतूत थे, तो गालिब के खतूत हमें उस पीरियड के, उस अहद के पूरा जो अंग्रेज़ों के आने के बाद, ख़ास तौर पर 1857 के बाद का जो दिल्ली था, उसकी मंजर निगारी करते हुए नज़र आता है। तो ये एक बहुत बड़ा सोर्स है। मतलब ये मैं इस सोर्स को अगर हम आज के दौर में भी देखें तो हम उसको बेहतरीन तरीके से जो है बुरेकार ला सकते हैं। ज़रूरत सिर्फ इस अमर की कि इस पर रोशनी डाली जाए। बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ़ आवरी का। डॉक्टर मान मेमन साहब, चेयरपर्सन पाकिस्तान स्टडीज़ AIOU यूनिवर्सिटी से, इनका ताल्लुक इस्लामाबाद इंटरनेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से। बहुत शुक्रिया सर आपकी कीमती वक्त का भी इतनी खूबसूरत गुफ्तगू के लिए। थैंक यू जी। जनाब डॉक्टर हबीबा हमारे साथ मौजूद रहेंगी। ब्रेक के बाद एक नए गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगे। कौन है वो गेस्ट, जाने के लिए हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिए सच सवेरा। वेलकम बैक व्यूअर्स, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे सच सवेरा के प्रोग्राम में। दिस इज़ मी सुंदस मुस्तकीम, सच सवेरा टीम के हमरा। और जनाब आज के इस प्रोग्राम में 9 अक्टूबर के दिन हम लोग जिन मौज़ूआत के तहत आपसे बात कर रहे हैं, उनमें सबसे पहले जनाब इंटरनेशनल लेवल पर आपको जो कि मालूम है, हमारी सच सवेरा की रिवायत है कि जो भी इंटरनेशनल डे होता है आपके साथ ज़रूर शेयर करते हैं। आज आलमी सतह पर डाक का आलमी दिन मनाया जा रहा है, वर्ल्ड पोस्ट डे। इस हवाले से आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगी जनाब। ये दिन यूनिवर्सल पोस्ट यूनियन के क़याम की 135वीं सालगिरह का दिन है। आज मुल्क भर के बड़े बड़े शहरों में, बड़े डाकखानों में अवामुन्नास और तलबा को डाकी निज़ाम के बारे में मालूमात भी फराहम की जाएंगी। डाक के निज़ाम को अवामी खदमत के कदीम तरीन इदारों में शुमार किया जाता है। जैसा मैंने पहले कहा कि चाइना, टोक्यो जापान से इसका आगाज़ हुआ, लेकिन चाइना जो ने था इसको बहुत बखूबी निभाया। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में वस्तन 10,500 अफराद के लिए एक डाकखाना, जबकि पाकिस्तान में वस्तन 13,700 अफराद के लिए एक डाकखाना मौजूद है। टेक्नोलॉजी की तरक्की के बाइस पाकिस्तान समेत दुनिया में भी खतूत लिखने और भेजने की रवायात दम तोड़ती चली जा रही है। और ये क्यों रवायत दम तोड़ती चली जा रही है और कैसे इसका रिवाइवल जो है हम मुमकिन बना सकते हैं, इसी के ऊपर हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं। अगर आपके पास भी है कुछ सजेशंस, रिकमेंडेशंस कि किस तरह से हम खतों किताबत की अहमियत को मज़ीद उजागर कर सकते हैं, बताने के लिए नंबर डायल कीजिएगा 0518466606। इसके अलावा जनाब अहमियत की बात हो खतों किताबत की, तो भला इमोशंस और फीलिंग्स का जिक्र करना कैसे भूल सकते हैं, बिकॉज बहुत डायरेक्टली रिलेट करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जनाब कि आप चूँकि एहसासात और जज्बात की अक्कासी का बहुत खूबसूरत तरीक़ेकार हमेशा से रहा और है खतूत की सूरत में। तो एहसासात और फीलिंग्स में क्या फ़र्क है, जज्बात और एहसासात की अहमियत पर रोशनी भी डालेगा आज के प्रोग्राम में। और जनाब आपको बताते हैं हमारे साथ स्टूडियोज़ में जो गेस्ट मौजूद हैं, जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया ब्रेक से पहले, जिसने कहा था एक नए गेस्ट में हमारे साथ होंगे डॉक्टर मोहम्मद फ़तेह उल्लाह खान हमारे साथ हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। सर आपको वेलकम कहेंगे सच सवेरा के प्रोग्राम में अपने स्टूडियोज़ में। डॉक्टर मोहम्मद फ़तेह उल्लाह खान जनाब नेशनल
कोऑर्डिनेटर हैं, प्रोग्राम लीडर स्मॉल रेमंड्स रिसर्च प्रोग्राम NARC एनिमल रिसर्च इंस्टीट्यूट NARC से इनका ताल्लुक़ है, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाए हैं और स्पेशली इनकी स्पेशलाइजेशन जो है वो भेड़ बकरियों के हवाले से, बिकॉज जानवरों के बिहेवियर के बारे में है, एनिमल बिहेवियर पे बात करेंगे। जिस तरह हम फीलिंग्स और इमोशंस के ऊपर इंसानों के हवाले से बात करें, सो चूँकि जानवर भी जानदार होते हैं, जिस तरह अभी ब्रेक से पहले मोर का जिक्र हुआ, कुछ और जानवर